हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन डायोड को पढ़ा था, उसमें बायसिंग को भी देखा था, रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग। अभी हम हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि है पीएन जंक्शन डायोड इक्वेशन। ओके, इसके लिए हम एक इक्वेशन को डिटरमाइन करेंगे जो पीएन जंक्शन के बिहेवियर को, पीएन जंक्शन डायोड के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में जो करंट होती है वो दो चीज़ों की वजह से होती है। एक होती है इलेक्ट्रॉन करंट और दूसरी होती है होल करंट। ओके, यानी कि ये होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और ये होती है होल्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट, जो टोटल करंट होती है वो इन दोनों की समेशन के बराबर होती है। ठीक है, और करंट जो है इलेक्ट्रॉन और होल करंट वो भी दो टाइप की होती है। एक होती है डिफ्यूजन करंट और एक होती है ड्रिफ्ट करंट, जिसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन होता है n से p साइड में, ये अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, और ड्रिफ्ट होता है p से n साइड में। और अगर मैं होल्स की बात करूं तो होल्स का डिफ्यूजन होता है p से n साइड में और इनका ड्रिफ्ट होता है n से p साइड में। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन करंट होगी वो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन प्लस इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट के बराबर होगी, और जो टोटल होल करंट होगी वो होल डिफ्यूजन प्लस होल ड्रिफ्ट के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को लिख लेते हैं कि हमारी जो टोटल इलेक्ट्रॉन करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट प्लस इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, और जो टोटल होल करंट होती है वो होल ड्रिफ्ट प्लस होल डिफ्यूजन करंट के बराबर होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होती है। तो आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा, करंट डेंसिटी इज़ इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी और होल करंट डेंसिटी के लिए फॉर्मूलाज है। इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट प्लस इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट। तो जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट होती है वो होती है हमारे पास En म्यू ई इंटू ई प्लस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट होती है वो होती है हमारे पास डी एन अपॉन डी एक्स। ओके, ये कहाँ से आई है, यहाँ पर E है हमारे पास वैल्यू ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यू E होता है मोबिलिटी, चालकता, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि चालकता, और ये E है हमारे पास जो हमने पीएन जंक्शन डायोड बनाया था उसमें डिप्लीशन रीजन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। ये E है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या उसकी वैल्यू। तो ये होता है हमारा ड्रिफ्ट करंट, और क्योंकि आपको पता है कि जो ड्रिफ्ट होता है वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की वजह से होता है, इसलिए ये किसका हो गया, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। और डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, डिफ्यूजन करंट होता है, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी होता है चार्ज इनटू फ्लक्स। ठीक है, और फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, डिफ्यूजन कांस्टेंट इज इनटू रेट ऑफ चेंज। बेसिकली होता क्या है कि ये फ्लक्स होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू डिफ्यूजन, फ्लक्स इज इक्वल टू डिफ्यूजन कांस्टेंट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है। इसी तरह से अगर हम होल करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्यू पी म्यू एच ई माइनस, यहाँ पर भी हो जाएगा Q, फिर ये हो जाएगा DH यानी कि डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स, ये है डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स, फिर हो जाएगा DP अपॉन DX यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। अब क्योंकि हमें पता है कि होल पर चार्ज कितना होता है, होल पर भी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का ही चार्ज होता है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, म्यू एच ई माइनस ई डी एच डी पी अपॉन डी एक्स। ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी और होल करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। इसको यूज़ करते हुए हम अपने आगे की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी को ले लेते हैं और इसको लेकर के अपना सॉल्यूशन निकालते हैं। उसी तरह से हम सेम रिजल्ट होल के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कंडीशन बनाते हैं जबकि सिर्फ हमारे पास एक पीएन जंक्शन है, उसको हमने बाहर किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है।
हमने इस सर्किट को किसी भी बाहर की बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, तो जो हमारी टोटल करंट डेंसिटी होगी, जब हमने बाहर से कोई वोल्टेज ही नहीं लगाया है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमने कल देखा था कि करंट की जो टोटल वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। इसलिए जो नेट करंट होती है, जबकि हमने बाहर से बैटरी कनेक्ट नहीं की है, वो कितनी होती है, ज़ीरो होती है। तो इस कंडीशन को हमने इस इक्वेशन में अप्लाई कर दिया, जे ई को ज़ीरो के बराबर लिखा, तो ये पूरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। तो उससे हमें मिलेगा, ये टर्म वहाँ जाकर के नेगेटिव हो जाएगी, तो ई एन म्यू ई इज़ इक्वल टू माइनस ई डी एन अपॉन डी एक्स। ई से ई कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एन को डी एन के अपॉन में ले आते हैं और बाकी सारी चीज़ों को एक साइड कर देते हैं। तो हमें मिलेगा म्यू नॉट ई डी एक्स इज़ इक्वल टू, नेगेटिव साइन को हम यहाँ ले लेते हैं, डी एन अपॉन एन। इस टर्म का अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये जो म्यू ई है वो कांस्टेंट होता है, मोबिलिटी एक कांस्टेंट है, तो हमें मिलेगा डी एन अपॉन एन का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस का म्यू ई और ई डी एक्स का इंटीग्रेशन। ओके, अब इस डी एक्स की जो लिमिट होगी वो हो जाएगी x1 से x2। क्यों? क्योंकि जो हमारी डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये है हमारा P साइड, ये है हमारा N साइड, इसके बीच में क्या बन जाता है, डिप्लीशन रीजन। इसकी वैल्यू x1 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू x2 मान लेते हैं। तो इस x की लिमिट हो जाएगी x1 टू x2, और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें हमें चेंज कैलकुलेट करना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N साइड में होगी सबसे ज़्यादा, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स P साइड में होगी सबसे कम। तो इसकी लिमिट्स को मैं क्या लगा सकती हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N साइड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P साइड। सॉरी, ज़्यादा होगा वो N साइड होगा और कम होगा वो P साइड होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P साइड से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N साइड तक मैं इसका क्या कर दूँगी, इंटीग्रेशन कर दूँगी, क्योंकि ये वैल्यू सबसे कम होती है और ये वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर मैं इस टर्म का इंटीग्रेशन करूँगी तो मुझे मिलेगा लॉग n, कहाँ से कहाँ तक, एन पी से एन एन तक, ओके, इज इक्वल टू माइनस का म्यू ई ई डी एक्स। अब आप ये देखिए कि E इंटू डी, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये वोल्टेज के बराबर होता है। आपने 12th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि V अपॉन डी इज इक्वल टू ई, यानी कि वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है। तो अगर मैं E इंटू डी का या फिर E इंटू एक्स का क्या करूँ, डिफ्रेंशिएशन करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। और इस रीजन में वोल्टेज क्या है, अगर मैं इस डिस्टेंस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करूँगी, इंटीग्रेशन करूँगी, तो मुझे इस फील्ड का वोल्टेज मिलेगा। और इस डिप्लीशन रीजन का वोल्टेज क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल। क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा VB, क्या हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल। अब आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया था। आइंस्टीन ने बताया था कि मोबिलिटी अपॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट, इनका रेशियो बताया था, ओके, फ्रॉम आइंस्टीन्स रिलेशन। आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया था, उन्होंने बताया था कि म्यू ई अपॉन डी ई जो होता है वो ई अपॉन के टी के बराबर होता है। टी जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, और के जो होता है हमारा होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और जो ई होता है वो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली जो इक्वेशन थी ये आइंस्टीन ने दी थी। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा लॉग एन पी टू एन एन इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन के टी इंटू वी बी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है ये बैरियर पोटेंशियल की डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी लॉग एन पी टू एन एन इज इक्वल टू ई वी बी अपॉन के टी। अब हम जब इसको लिमिट लगा करके सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा लॉग एन एन माइनस लॉग एन पी इज इक्वल टू ई वी बी अपॉन के टी। यहाँ से मुझे मिलेगा लॉग, अब मैं क्या करूँगी, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा लॉग एन पी माइनस लॉग एन एन इज इक्वल टू माइनस ई वी बी अपॉन के टी। इससे मुझे क्या मिलेगा, लॉग एन पी अपॉन एन एन। एन पी क्या है, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इन पी साइड और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड इज इक्वल टू माइनस का EVB अपॉन KT। पूरी इक्वेशन का मैं एंटी लॉग ले लूँगी, तो एंटी लॉग लेने पर मुझे मिलेगा NP इज़ इक्वल टू NN इस तरफ आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस EVB अपॉन KT। ये मुझे मिल जाएगा NP की वैल्यू। किसकी वैल्यू मिली? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P साइड। ये मुझे वैल्यू मिली है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P साइड। इसी तरह से जो हमने होल करंट डेंसिटी निकाली थी, ये वाली होल करंट डेंसिटी, अगर मैं इसको लेकर के सॉल्व करती तो यहाँ पर मुझे मिला है N इलेक्ट्रॉन्स इन P साइड, तो मुझे यहाँ पर मिलता होल्स इन N साइड। किसकी वैल्यू मिलती? होल्स इन N साइड की वैल्यू मिलती, जो किसके बराबर होती? PP इंटू ई टू द पावर माइनस EVB अपॉन KT। ये वैल्यू मिल जाती मुझे नंबर ऑफ होल्स इन N साइड, यानी मुझे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वैल्यू मिली है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं P साइड में माइनॉरिटी होते हैं और N साइड में जो होल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? माइनॉरिटी होते हैं। अब हमारे पास एक लॉ होता है मास एक्शन लॉ। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास एक्शन लॉ, जिसके अंदर क्या कहा जाता है कि किसी भी हमारे इंट्रिंसिक या जो नैज अर्धचालक होता है उसमें होल का कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन यानी P इंटू N जो होता है वो टोटल कंसंट्रेशन के स्क्वायर की क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अगर इसी को ही हम जनरलाइज करके, ये किसकी बात हो रही है? इंट्रिंसिक की। ठीक है, यानी कि नैज अर्धचालक वाले की। अगर हम इसी को थोड़ा सा जनरलाइज करें किसके लिए? N टाइप के लिए और P टाइप के लिए, तो हमें क्या कंडीशंस मिलती है? देखो, P टाइप और N टाइप में इसको हम जनरलाइज करके इनकी कंसंट्रेशंस को निकाल सकते हैं। तो इसको यूज़ करने पर हमें मिलती है इलेक्ट्रॉन्स इन N साइड और होल्स इन N साइड। दोनों की वैल्यूज़ को अगर हम निकालेंगे तो हम N टाइप बनाने के लिए उसमें अशुद्धि को मिलाते हैं, डोपिंग करते हैं, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N साइड होते हैं वो टोटल डोनर एटम्स के नंबर के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और Pn जो होता है यानी नंबर ऑफ होल्स इन N साइड, वो किसके बराबर होता है? Ni स्क्वायर अपॉन Nd के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? Nd के बराबर होता है। इसी तरह से अगर मैं Np और Pp की बात करूँ, ठीक है, तो हम P टाइप बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? फिर से डोपिंग करते हैं एक्सेप्टर एटम्स की, है ना। तो यहाँ पर जो होगा ये जो Pp होगा वो Na के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर जो Np होगा वो Ni स्क्वायर अपॉन Na की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। हम सीधा सीधा इन वैल्यूज़ को डायरेक्टली यूज़ करेंगे। ओके, तो इन वैल्यूज़ को अगर हम इन दोनों इक्वेशंस में यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इसको मैं बना लेती हूँ अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मैं बना लेती हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम इन दोनों वैल्यूज़ को अगर अप्लाई करें तो Np की जगह पर मुझे क्या रखना है? Ni स्क्वायर अपॉन Na इज़ इक्वल टू Nn की जगह पर लिखना है Nd इंटू ई टू दी पावर माइनस Vb अपॉन KT। इसी तरह से मैं अगर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करूं तो मुझे Pn की जगह पर क्या रखना है? Ni स्क्वायर अपॉन Nd और Pp की जगह पर क्या रखना है? Na ई टू दी पावर माइनस EVB अपॉन KT। तो इसको सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा Ni स्क्वायर अपॉन NaNd इज़ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस EVB अपॉन KT। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का लॉग ले लूँ, टेकिंग लॉग, और देखिए यहाँ पर भी ये चीज़ सेम है, ये है ना, सेम चीज़ आएगी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ है। तो दोनों में से किसी को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन का लॉग ले लूँ तो मुझे मिलेगा लॉग Ni स्क्वायर अपॉन NaNd, ये एंटी लॉग जो है वो कैंसिल हो जाएगा और माइनस EVB अपॉन KT। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू को क्या कर सकती हूँ? कैलकुलेट कर सकती हूँ। इस बैरियर पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो मुझे क्या मिलेगी?
ये KT ऊपर आ जाएगा और E जो है वो डिवाइड में आ जाएगा log ni² अपॉन NaND। और यहाँ पर क्या था, नेगेटिव का साइन था, इस नेगेटिव के साइन की वजह से ये log क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो VB इज इक्वल टू KT अपॉन E log NaND अपॉन Ni²। यहाँ से हम बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ को आपको डायरेक्टली यूज़ करना है। ठीक है, ये होती है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन N एंड P साइड। तो इसको डायरेक्टली यूज़ करके हम बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और ये जो हमने PN जंक्शन डायोड ली है इसके ऊपर बायसिंग करके और फिर इसकी इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे कि बायसिंग करने पर इसकी इक्वेशन में क्या क्या चेंज आता है और ये किस तरह से बिहेव करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड।